हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है, जिसको धारा 14 में बताया गया है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और नियम के अपवाद क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो मैं डालूंगी वो आप तक आसानी से अपडेट हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक नया सा वीडियो बनाने का जो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक पे, शाश्वतता के विरुद्ध नियम है क्या, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और नियम के अपवाद क्या हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यह जो नियम है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में बताया गया है, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण शाश्वत रूप में एक सीमा तक किया जा सकता है। शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। शब्द से ही मालूम चल रहा है जो कभी खत्म ना हो, मतलब जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, उसी के विरुद्ध नियम बनाया गया है। विधि की यह लोक नीति है कि संपत्ति एक स्थान पर न बंधे, लेकिन दो तरीकों से संपत्ति को एक स्थान पर बांधा जा सकता है। या तो उस संपत्ति को अंतरित नहीं करे या हस्तांतरण ग्राही के ऊपर प्रतिबंध लगाकर कि वह अपनी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा या अपने हित को स्पष्ट नहीं करेगा, या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में क्रमबद्ध रूप में आंशिक भविष्य में होने वाले हित का सृजन करके हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को संपत्ति के हित से वंचित कर देगा। शाश्वतता शब्द से अभिप्राय किसी वस्तु को सदैव या लंबे समय के लिए सुरक्षित बना देना है। शाश्वत का अर्थ होता है कि कभी जो खत्म ना हो, मतलब अगर यहाँ पे बात किया जाए तो संपत्ति का, तो संपत्ति कभी किसी को अंतरित ना किया जाए। उसी के विरुद्ध नियम बनाया गया है। लोक नीति की यह जो नीति है, विधि की यह लोक नीति है कि संपत्ति को कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है, ये संपत्ति एक स्थान पर नहीं बंधे। विधि की यह लोक नीति है। विधि का यह कहना है कि संपत्ति कभी एक स्थान पर एक व्यक्ति के पास हमेशा नहीं रह सकता। संपत्ति को अंतरित करना जरूरी है। अगर वह अंतरित नहीं करता है या एक स्थान पर बांधना चाहता है तो दो तरीकों से बांधा जा सकता है। पहला तो या तो संपत्ति को अंतरित ही ना करे, हस्तांतरित ही ना करे, या दूसरा अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जो संपत्ति दी जाती है उस अजन्मे व्यक्ति को उस हित से वंचित कर देगा, उस हित से वंचित करना होगा। वह अपनी संपत्ति को किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा। शाश्वतता शब्द से अभिप्राय है कि किसी वस्तु को सदैव ही लंबे समय तक रखा जाता है, और इसका अर्थ है कि संपत्ति का ऐसा अंतरण जिससे संपत्ति को लंबे समय के लिए बांध दिया जाए। ऐसा करने से एक संपत्ति अंतरणकर्ता जो है वो संपत्ति को भविष्य के दूरस्थ स्वार्थों का एक के बाद एक निर्माण कर बांध सकता है। शाश्वतता का क्या अर्थ होता है कि संपत्ति का ऐसा अंतरण जिससे संपत्ति को लंबे समय के लिए बांध दिया जाता, मतलब अंतरणकर्ता संपत्ति को भविष्य में किसी को निर्माण मतलब नहीं दे सकता है। उदाहरण का एक ऐसा अंतरण करता है कि संपत्ति पहले क के जीवन भर के लिए, फिर ख के जीवन भर के लिए, फिर ख के अजन्मे बच्चे के लिए और फिर इसके अजन्मे बच्चे के लिए विधि दूर के स्वार्थों के लिए अनुमति नहीं देती। मतलब क जो है वो एक ऐसा अंतरण करता है कि संपत्ति पहले तो क के जीवन भर के लिए, खुद के जीवन भर के लिए था, फिर वह अपने पुत्र ख को दे दिया जीवन भर के लिए, फिर ख अपने अजन्मे बच्चे को संपत्ति का अंतरण किया, फिर अजन्मा बच्चा को किया, फिर उसके बाद भी अजन्मे बच्चे के लिए। तो विधि कहती है कि इतने दूर के हस्तांतरण की अनुमति विधि नहीं देती है। बस एक से दो तक, जैसे आज हमारे पास संपत्ति है तो हम अगले को दे सकते हैं, बस इतना तक ही विधि अनुमति देती है। टैगोर बनाम टैगोर, इस मामले में अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति आ को इसके बाद ब को पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित कर दिया था। इसे प्रिवी काउंसिल ने शून्य घोषित कर दिया। टैगोर बनाम टैगोर में क्या हुआ, अंतरणकर्ता जो है वो अपनी संपत्ति आ को दिया और उसके बाद
ब को पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित कर दिया था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस अंतरण को अंतरित होता रहा संपत्ति, तो इसे प्रिवी काउंसिल ने क्या किया, शून्य घोषित कर दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित नहीं हो सकता संपत्ति। बस एक व्यक्ति के पास संपत्ति है तो वह दूसरे को दे सकता है, ना कि वह अजन्मे व्यक्ति को दे सकता है, और उसके अजन्मे व्यक्ति को तो और भी नई विधि अनुमति देती है। आवश्यक तत्व क्या है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। पहला है संपत्ति का अंतरण होना जरूरी है। दूसरा है संपत्ति में हित का सृजन, संपत्ति में उसका हित होना चाहिए। तीसरा है जीवित व्यक्ति और व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व हित का सृजन। चौथा है पूर्व हित की संपत्ति से पूर्व आजाद व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। पांचवा है आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्व हित का अंतरण। छठा है आजाद के वयस्कता प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना। सातवां है गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया अंतरण जो है वो मान्य होगा। आठवां है शाश्वतता के विरुद्ध नियम किसी भावी हित को सृष्ट करने पर भी लागू होगा। मतलब शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व क्या है? संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, संपत्ति जिसका है उसका हित होना चाहिए, जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित का सृजन। अगर आप जो संपत्ति अंतरित कर रहे हो वो उसका जो हित है वो पूर्व पक्ष में पूर्व हित का सृजन होना चाहिए, वो जीवित व्यक्ति के हित में होना चाहिए, और पूर्व हित जो किया गया उसकी संपत्ति से पूर्व आजाद व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। मतलब जो हित संपत्ति का जो मतलब किसी हित का अंतरण किया जा रहा है आजाद व्यक्ति के हित में, तो उसका उस समय तक जन्म लेना, अस्तित्व में आना आवश्यक है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्व हित का अंतरण होना अनिवार्य है। शाश्वतता अवधि की सीमा क्या है? शाश्वतता की अवधि की सीमा से तात्पर्य कितने समय तक संपत्ति बंद ही रहेगी उसका अंतरण नहीं हो सकता। अंतरण की तिथि से और जब तक संपत्ति अंतिम हिताधिकारी को नहीं मिल जाता है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाता है, के बीच की जो अवधि होती है वो शाश्वतता की अवधि होती है। मतलब अंतरण की जो तिथि है, ठीक, और जब तक संपत्ति अंतिम हिताधिकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाता, उसके बीच की जो अवधि होती है वो शाश्वतता की अवधि होती है। आंग्ल एवं भारतीय विधि में अंतर क्या है? आंग्ल विधि के अनुसार संपत्ति का निहित होना पूर्वी हितों की अवधि में 21 वर्ष और जोड़ देने के बाद जो अवधि आती है उसे आंग्ल विधि कहते हैं, और भारतीय विधि में पूर्वी हितों की अवधि में आवश्यकता की अवधि जोड़कर जो अवधि आती है, ठीक। आंग्ल विधि में क्या होता है? पूर्व हितों की जो अवधि होती है उसमें 21 वर्ष और जोड़ देने के बाद जो अवधि आती है वो आंग्ल विधि होती है। मतलब संपत्ति का निहित होना आवश्यक है आंग्ल विधि के अनुसार, और जो पूर्व हित का जो अंतरण होगा, अवधि होगी पूर्व हित की, उसमें 21 वर्ष को जोड़ देगा तो वो आंग्ल विधि हो जाएगा। और भारतीय विधि में आवश्यकता की अवधि, मतलब संपत्ति अगर आपके पास आप पोते को देना चाहते हैं तो वो अभी वयस्क नहीं है, तो उसकी अवधि को जोड़कर कितने साल की उसकी अवधि होगी वयस्क होने में, तो उसकी अवधि को जोड़कर जो आता है वो भारतीय विधि का अवधि होता है। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के आधार क्या हैं? इस सिद्धांत का जो आधार है वो लोक नीति एवं जनहित है, जिसके द्वारा कानून संतुलन रख सके कि अंतरण की अबाधित स्वतंत्रता अपने स्वयं के विनाश की सीमा तक न पहुंच पाए। विशेषताएं क्या है? शाश्वतता के विरोध में प्रतिपादित सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, शाश्वतता की निर्धारित अवधि होनी चाहिए। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के केवल भावी अंतरणों पर ही लागू होगा। आने वाला जो अंतरण है बस उसी पर लागू होगा शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत। तीसरा है भावी हित का अंतरण जो है, आने वाला हित का जो अंतरण है, भविष्य के लिए जो अंतरण है वो वैध होने चाहिए एवं प्रवर्तनीय होने चाहिए। इसकी विशेषताएं हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम की, कि जो अवधि होगी वो निर्धारित होगी शाश्वतता की, और जो भावी भविष्य में जो अंतरण होने वाला है उसमें यह सिद्धांत लागू होता है कि। और तीसरा है भावी हित, भविष्य में जो हित का अंतरण होने वाला है वो वैध होना चाहिए और प्रवर्तनीय होना चाहिए।
इसके आधार क्या थे कि कानून जो है वो इसलिए इस शाश्वतता के विरुद्ध नियम को बनाया कि मतलब संतुलन रख सके। मतलब एक व्यक्ति के बाद संपत्ति उसके पास हमेशा बना नहीं रह सकता है, उसे अपनी संपत्ति को अंतरण करना होगा, चाहे वो अपने वंशज को करे चाहे किसी और को करे, बट वो संपत्ति किसी को अंतरित होगी। कानून अपनी संतुलन को बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत को लागू किया। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद क्या हैं? शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होता, जिससे अंतरण शाश्वत होते हुए भी वैध होगा। लोक के लाभ के लिए अंतरण। लोक के लाभ के लिए अंतरण में क्या है कि मतलब लोक के लाभ के लिए अंतरण किया गया हो। दूसरा है व्यक्तिगत करार। ये मतलब व्यक्तिगत संविदा पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि यह संपत्ति में किसी प्रकार का हित स्थापित नहीं करता है। तीसरा है भार एवं बंधक। यह जो नियम है भार का, यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है उस स्थिति या सूरत में लागू नहीं होता है जब संपत्ति पर केवल भार अधिरोपित किया गया हो, क्योंकि अधिरोपित भार के द्वारा संपत्ति में किसी प्रकार के हित का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसमें एक केस है मतलूब हसन बनाम कलावती का। चौथा है निहित हित। निहित हित ऐसा करार जिसके द्वारा संपत्ति में किसी प्रकार का हित निहित न होता हो, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे ग के परिवार को एक मंदिर का पुजारी इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है कि वह पुस्त दर पुस्त उस मंदिर में पूजा संपादित करेगा। इस संबंध में उसके खर्चे एवं पारिश्रमिक के संबंध में भी उपबंध किया जाता है। यह जो करार है वो वैध है और शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन भी नहीं करता है। पांचवा है निगम द्वारा खरीदी हुई संपत्ति। मतलब यह जो नियम है शाश्वतता का विरुद्ध नियम वहां पर लागू नहीं होता है जहां पर किसी निगम द्वारा कोई भूमि खरीदी गई हो अथवा निगम की कोई संपत्ति है। निगम की अगर कोई सरकारी संपत्ति है तो वो तो अपनी संपत्ति को किसी को अंतरित नहीं करेगा, वो तो उसी की रहेगी। तो यहाँ पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर यह जो नियम है वो लागू नहीं होता है जहाँ पर किसी निगम द्वारा कोई भूमि खरीदी गई हो या निगम की कोई संपत्ति हो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद लोक या लाभ के लिए अंतरण जो होता है, मतलब जनहित या लोकदान या धर्म को अग्रसर करने हेतु, मानव मात्र के लाभप्रद उद्देश्य हेतु यदि किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। दूसरा था व्यक्तिगत करार द्वारा व्यक्तिगत संविदा जो होती है पर यह लागू नहीं होता शाश्वतता के विरुद्ध नियम, क्योंकि यह संपत्ति में किसी प्रकार का हित निहित स्थापित नहीं करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, शाश्वतता के विरुद्ध नियम और उसके अपवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।